का मतलब स्टेट, स्टेट चार चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले एरिया होगा कोई, परफेक्ट। इसके बाद पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या बात है, आपका नाम क्या था? नमो, अच्छा हाँ नमो ट्रेन। और आपका नाम मैं भूल गया फिर। ऋषभ, ऋषभ देव तिड़क्कर 24 नंबर के, फर्स्ट नंबर के, जैन देव के 24 थे ना, ठीक है। तो ऋषभ एंड नमो, एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, तीसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट। चौथा अगर बता दिया तो इनाम मिलेगा क्लास के बाद, पक्का। क्या बात है, ऋषभ को इनाम मिलेगा क्लास के बाद, चॉकलेट मिलेगा लेकिन ठीक है। अब मैं एक एक चीज पे चलता हूं। सॉवरेंटी का मीनिंग क्या है बच्चा, कौन बता सकता है? पहले तो हाथ उठा लो दोनों में से। सॉवरेन का मीनिंग कौन मुझे समझा सकता है कि सर सॉवरेन ये होता है? किसी भी लैंग्वेज में समझा दो। ठीक है, 50% सही, मतलब 75 बोल सकते आप। इसको और बढ़िया बता दो। ये कुछ और था। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, सॉवरेंटी का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूं। मैं कहूं सर आप सॉवरेन हो या नहीं हो, कैसे समझोगे? खुद लेना, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। भारत के बारे में मुझे एग्जांपल समझा सकते हो? भारत सॉवरेन कैसे, मुझे प्रूफ करो। खुद ले, कोई बाहरी एक्सटर्नल कोई जो फोर्स इस पे इंटरफेयर नहीं करती है। जब कोई एक्सटर्नल पावर हमारे किसी भी डिसीजन को फोर्सफुली ना मनवाए, हम जो चाहे फ्री हो करने के लिए, वही है सॉवरेन। यही सॉवरेंटी कहलाता है। तो स्टेट के चार डिफिनेशन। अच्छा ये मुझे बता दोस्तों सकते हो, नमस्कार, पॉलिटी आपको पढ़ रहे हो तो भारत एक बात बताओ, स्टेट बना क्यों? दोस्तों स्टेट क्यों नमस्कार, बनाया गया आपको बच्चा? कैसे नीड, मतलब मैंने आपको कहानी सुनाई थी, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि इसकी कहानी की कभी नीड क्यों इतिहास पड़ी है। बेचा है, कभी अगर मैं नीड के है बारे जिस में बात करूं तो इसकी नीड धन्यवाद। क्यों पड़ी बच्चा? बताओ बताओ बताओ। दोस्तों आपको पता है क्या बताओ। कि परफेक्ट। ऐसे समझो, शुरू में 2 4 5 10 लोग हुआ करते थे, पॉपुलेशन बढ़ी, तो कमजोर लोग के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग पीपल थे, कम्युनिटी थी, वो हावी होने लगी। तो ऐसे केस में स्टेट की डिफिनेशन बनेगी कि ऐसा करते हैं, एक टेरिटरी एक बनाते हैं, इसमें कुछ लोग रहेंगे और उसमें किसी एक को पावर दे देते हैं कि यही अब से रूल करेगा, लेकिन हम उस आदमी को बनाएंगे जो हमारे अधिकार का भी ध्यान रखेगा। लेकिन चलो बाद में हम कर लेते हैं कि हमारे राइट्स के बारे में, अधिकार राइट्स को देखेगा, पर तानाशाह हो गया तो क्या करेंगे हम? अगर ऐसा कोई कानून बना दिया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को कम करने लगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? तो वहीं से संविधान का जन्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो संविधान का मीनिंग समझ आया था उस दिन। अच्छा मैं आपसे कहूं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है, तो क्या बताओगे बच्चा? पॉलिटी, ठीक है, रूल बुक्स ऑफ पॉलिटी, ठीक है। और अब किसी देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, एकदम सही बात है, आपको तैयार है क्योंकि आपने रिवाइज किया होगा उस दिन, ऐसा कुछ है? तो आप भी हल्का याद करो बच्चा, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटी दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, नॉट इज पॉलिटी। एक तरफ मैंने बताया था पॉलिटी। आशीष ये फॉन्ट ठीक है इस पर रिकॉर्ड हो जाएगा या फिर इस पे काला यूज करूं, कौन सा कलर यूज करूं? येलो ठीक नहीं है, कौन सा ठीक ज्यादा लग रहा है? हाँ ठीक है, डन। तो बच्चा हमारा यही पहला ही यही टॉपिक है कि पॉलिटी और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर। तो मुझे कौन बता सकता है? क्लियर, पॉलिटिक्स का मीनिंग मैंने बता दिया है, लेकिन आपको बताना कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या, क्या दोनों एक ही है? या इसमें आपको बड़ा, मतलब एक बिग वर्ड कौन सा लग रहा है? आपको लग रहा है ये बड़ा है, उसके अंदर ये आता होगा? सोचो, देश एक तरफ है और एक तरफ जिला होता है, तो इसमें एक ऐसा मुझे बताओ जो बहुत बड़ा वर्ड्स हो और एक सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड हो।
पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है बच्चा। किसी देश की व्यवस्था कैसे चलेगी ये हमें पॉलिटी बताती है, तो पॉलिटी के अंदर ही तो संविधान आएगा। कैसे चलाना है, क्या क्या रूल हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। पर चलेगी कैसे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ेगी, सरकार की नीड पड़ेगी, सीएम की नीड पड़ेगी, पीएम की नीड पड़ेगी, और यहां तक कि समानता कैसे क्या क्या होती है, सारी चीजें पॉलिटी में लिखी होती है। लेकिन संविधान में सिर्फ लिखा होता है कि भैया कोई पीएम बनेगा तो कैसे बनेगा, पीएम कहां तक जा सकता है, लिमिट इसमें है। तो सबसे बड़ा वर्ड पॉलिटी है। समझ आ गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक चीज और बताई थी, एक तरफ था रूल ऑफ लॉ, अभी कुछ देर पहले यही आपने डिफिनेशन बताया था। एक तरफ रूल ऑफ लॉ है और एक तरफ है रूल बाय लॉ। रूल बाय, चलो अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों में अंतर। उस दिन बताया था रूल ऑफ लॉ में डिक्टेटरशिप, ठीक है, और रूल बाय लॉ में, रूल बाय लॉ इंडिया में है, ठीक है। बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्या बात है। लगभग सही बता रहे हो, थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ, जहां पे कानून का शासन हो, जहां लॉ के द्वारा कोई बॉडी गवर्न होती हो, लॉ के द्वारा, यहाँ पे कोई आदमी हमें नहीं चाहिए, लॉ ही सबसे ऊपर है, लॉ यहाँ पे सुप्रीम होगा। लिखना चाहो बच्चा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में आपके। यहाँ पे लॉ सुप्रीम है, किसमें लॉ, रूल ऑफ लॉ में। रूल बाय लॉ में यहाँ पे कोई पीपल जो होता है ये सुप्रीम होता है। कैसे मैं समझा रहा हूं, एक बार इतना आपको लिखना है कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ में अंतर क्या है। रूल ऑफ लॉ, जहां पे कानून का शासन हो, रूल हो इसका कानून का, वहां पे कानून ही सुप्रीम हो, लॉ इससे ऊपर कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, और कहां पे लिखा हुआ ये बात, आर्टिकल 14 में। ये भी, ये आपसे पूछा जाएगा, एक बात बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे रूल ऑफ लॉ मेंशन है, तो आर्टिकल 14 में मेंशन है बच्चा, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ में मोनार्की, आप एग्जांपल के लिए मोनार्क सिस्टम, जैसे यूके, क्या आप इसको बोल सकते हो, यूके, यूके में रूल बाय लॉ होता है, वहां पे राजा, किंगशिप होती है, जहां पे राजा रूल करे। अच्छा यहां भी छोड़ दो, किंग जॉन के बारे में जानते हो, कौन है ये, साउथ कोरिया का तानाशाह नेता है। तो वहां पे रूल उसके द्वारा चलता है कि रूल के द्वारा वो चलता है, उसके द्वारा रूल चलता है। तो यही तो है ना, किसी आदमी के द्वारा रूल चलने लग जाए। क्या मोदी जी के द्वारा है इंडिया चलती है कि संविधान के द्वारा, तो संविधान क्या है, बेसिक सेट ऑफ रूल बुक्स है, यही तो है ना। तो इसीलिए तो मैंने बोला जहां पे लॉ सुप्रीम होता है, इसीलिए इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया। साथ में आप यूएसए दे सकते, अमेरिका का एग्जांपल दे सकते, यहां पे साउथ कोरिया का एग्जांपल दे सकते। चाइना में क्या है बच्चा, वहां पे दो पार्टियां होती हैं, एक ही सरकार हमेशा चलती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, भारत डेमोक्रेसी है या नहीं है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है बच्चा, फिर मैं आपको समझाता हूं कुछ। नहीं नहीं, मतलब अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो डेमोक्रेसी कैसे एक्सप्लेन करोगे कि डेमोक्रेसी होता, गवर्नेंट, गवर्न बाय पीपल, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा शासन, मतलब जहां पे पीपल ही मेन हेड हो, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम बढ़ रहे प्रियम्बल्स में, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि पावर का जो सोर्स है अपने भारत में वो पीपल है, लोग ही सोर्स है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और दूसरा एक वर्ड आता है मोनार्क, मोनार्की, जानते हो मोनार्की क्या होता है, डिक्टेटरशिप, मोनार्की। और एक होता है कम्युनिस्ट, एग्जैक्टली यही मैं समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं लिखा हूं कम्युनिस्ट। अब समझो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे हम सरकार को खुद हम चुने, जहां पे सरकार को चुना जाए, हमारे हाथ में हो सरकार को चुनना, सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट हमारे हाथ में, चुनना। लेकिन मोनार्क सिस्टम में सरकार को हम अपने हाथ से नहीं चुनते। ये क्या होता है कि वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर इनका बेटा, इनका बेटा, इनका बेटा, यही चलता रहेगा, ये मोनार्क सिस्टम कहलाता है।
लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है कि यहां पर कोई बिजनेसमैन रूल करेगा। कैसे? कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि जहां पे उत्पादन, जैसे हम भारत की बात करें, भारत एक सोशलिस्ट देश है, आपको पता है? सोशलिस्ट देश है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जहां पे जितने भी प्रोडक्शन के सामान है, उस पे सरकार का भी अधिकार होगा और आम लोगों का भी होगा। जैसे यहाँ पे फॉर्चून की दुकान है, किसके नाम? कौन बेचता है? सरकार बेचती है कहीं? हो सकता है कहीं सरकार भी राशन बेचती होगी, बेचती है फ्री में। और कहीं-कहीं आप देखेंगे बाजार में कि लोग भी बेच रहे हैं। तो उसको कहते हैं हम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सरकार वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेगी, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो, कि लोग भला हो सके, अमीरी, गरीबी को मिटा सके। उसको सोशलिस्ट सरकार कहते हैं। कि क्या काम करेगी? कुछ बिज़नेस अपने हाथ में ले लेगी और उसको सस्ता करके लोगों तक फीस को कम करके वहाँ तक पहुँच स्थापित करेगी। क्लियर है? लैंग्वेज समझ आ रही है बच्चा? लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार की बात करोगे ना, कम्युनिस्ट में सब कुछ उसके हाथ में होगा। अगर ग्रोसरी की दुकान भी ना, सरकारी होगा। एरोप्लेन अपने भारत में पहले सरकारी थे, प्राइवेट अब हो गए। तो मतलब सरकार का ज्यादातर काम है कि भैया ज्यादातर केसेस में कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करा, वो सोशलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं। चाइना पूरी कंप्लीटली से जो कंट्रोल है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन के जितने भी साधन है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? सरकार का। तो आप लिख लो एक एक चीज तीनों के बारे में। पहले सोशलिस्ट लिखो, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट के आगे एक हेडिंग लगाओ, ऐसे एरो करो। सोशलिस्ट लिख लिया। सोशलिस्ट आगे ऐसे करो, अपने भारत में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बोलते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। और एग्जैक्ट पीवाईक्यू है। परेशान नहीं होना इस वर्ड को लेकर के, ये बस याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपने भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार है, मैक्सिमम वेलफेयर की बात करेगी। उत्पादन के जो साधन है, प्रोडक्शन ऑन जितने हाउसेस हैं, सरकार का भी उस पर राइट्स होगा, लोगों का भी होगा। बस यही बात है। एक है कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट भी लिख लो, फॉर एग्जांपल यहां पे इंडिया लिख लिया, एग्जांपल इंडिया। ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में चाइना, कम्युनिस्ट, हाँ, चाइना। एग्जांपल चाइना, इसके बारे में लिखोगे जहां पे मालिक मालिक जो होता है, प्रोडक्शन का मालिक, उत्पादन का जो साधन होता है, उस पर अधिकार होगा सरकार का। इसको अपने भाषा में कैसे लिखोगे? इसको अपने भाषा में अगर लिखना हुआ इंग्लिश में कैसे लिखोगे? प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे ज्यादातर मैक्सिमम जो उसके मालिक होंगे कौन होंगे? सरकार के होंगे, सरकारें ही होंगी, सरकार ही गवर्न करेंगी जितने भी प्रोडक्शन के हाउसेस हैं। ये कम्युनिस्ट कहलाते हैं। सरकार का मैक्सिमम काम होता है कि पैसा कमाना वहां, और चाइना में ऐसा ही है, भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये तो बहुत आगे, अभी आपको मैं जब पढ़ाऊंगा प्रियम्बल तो और अच्छे से बताऊंगा। ये तो बस अभी वर्ड्स आ गया तो मैंने बता दिया, परेशान इस चीज को लेकर नहीं होना है। मैंने एक चीज और आपको समझाई थी बच्चा, सेपरेशन ऑफ पावर, याद है? और डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ, ठीक है। क्या क्या नाम था? कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? क्या बात है, ठीक, परफेक्ट। दूसरा बच्चा? हाँ हाँ, लेजिस्लेटिव, चलो याद तो है। तीसरा? एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता हो। मैं बता रहा हूं, पहले आप इस चीज को लिख लो बच्चा, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके नीचे आप ये तीन चीजें करोगे। ठीक है। आशीष, वीडियो बननी है मेरी आज एक इस पर, ऐसे में पढ़ाते हुए। तो क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मुझे लगा कि आप फोन से बनाओगे ऐसे में चलते हुए, तो पीछे से काट दोगे, ये मैंने बोला था। हुँ? ऐसे 1.5 घंटे परेशान हो जाओगे। 1.5 घंटे वीडियो पूरा देखोगे, कौन सा काटना है फिर? तो ठीक है, 1 मिनट का।
ठीक है, डन है। जादूगर दिखाओ बनोगे। ठीक है, डन है यहाँ से। हाँ बच्चा, अब बताओ मुझे, लिख ले सेपरेशन ऑफ पावर। इसके अंदर तीन चीजें आती है, तीनों अलग अलग। इसको बोलते हैं कि इसका जो डिवीजन हुआ है हॉरिजेंटल हुआ है कि वर्टिकल, ये बताओ। ये हॉरिजेंटल है वर्टिकल है? अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, आर यू श्योर? और ये क्या है? वर्टिकल। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जो पावर का डिवीजन किया ये हॉरिजेंटल ना होके क्या हो, वर्टिकल अगर होता, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब ये है ना, और वर्टिकल का मतलब ये है। इसमें हम वर्टिकल बात करेंगे या हॉरिजेंटल बात करेंगे? अब पहले आते हैं जुडिशरी पे, लिख लिया? जुडिशरी का काम क्या है? कानून की जांच करना, न्याय करना। तो लिखना चेक एंड बैलेंस, लिखना जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी में लिखोगे सबसे पहला जुडिशियल रिव्यू लिख दो बस। हाँ, ठीक है। टू जस्टिस दूसरा, नहीं नहीं उसी में, टू जस्टिस। मैं एक मीनिंग समझा रहा हूं। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग ये होता है बच्चे, जैसे ऐसे समझो, अभी आपको आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा तो वहां समझ आएगा। जैसे सपोज करो संविधान आज बन गया। अब संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, ऐसे राइट्स हैं कि आपको कहीं भी जाने की आजादी है, देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, ये आर्टिकल 19 हमें बताता है। ठीक है। लेकिन अब 1950 से पहले एक कानून ऐसा भी बना था जिसमें कह रहा था कि भैया आप लद्दाख नहीं जा सकते हो, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते हो, और इस संविधान बनने से पहले बना था। अब संविधान बना 1950 में, तो दोनों में टकराव नहीं आ गया? तो ऐसे केस में जांच कौन करेगा? तो यही राइट्स मिलता है सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का यही सिद्धांत है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी भी कानून को जांच कर सकता है, चेक एंड बैलेंस से देख सकता है, जुडिशियल रिव्यू करके कि कानून कितने हद तक सही है, फेयर है या नहीं है। बस ये तो आर्टिकल 13 में आता है। ठीक है बच्चा, ये आर्टिकल 13 में आता है जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल डायरेक्ट पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू कहां से आता है, तो आप आर्टिकल 13 से आता है। मैं आपको एक एक आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ फ्रेमवर्क आपका बना रहा हूं, जिससे जब आगे में कोई वर्ड यूज करूं तो आपके मन में ना आए सर इसका मीनिंग क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है जुडिशियल रिव्यू, सबसे बड़ा सिद्धांत है ये। और सबसे बड़ा काम एक और भी जुडिशरी का, संविधान को एक्सप्लेन करना। हाँ, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत, टू एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कर रहा हूं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट को सोचो इतने सारे काम हैं, ये सारी चीजें करता है। अब मैं कह रहा हूं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा, कुछ बताओ मुझे। एग्जैक्टली ये रक्षा करती है। दुनिया में, अपने भारत के किसी भी कोने में अगर कोई ऐसा कानून बन गया जो संविधान को चुनौती दे दे, आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करे, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आएगा और हाई कोर्ट सबसे पहले आके रोक देगा कि तुमने संविधान नहीं पढ़ा। तो इसको राइट संविधान से ही मिलता है कि संविधान ही कहता है कि तुम मेरे रक्षक हो, तुम्हें मेरी रक्षा करोगे। विशेष जाने बच्चा। चलो जुड़, और उसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको ना समझ आओ, पहले चारों देख लो। कुछ भी ऐसा नहीं? ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अगला है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको, विधायिका। टू मेक द लॉ, टू मेक द लॉ। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, अब एग्जांपल भी तो पूछेगा, कहां दिखता है लेजिस्लेचर? जैसे जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिख सकते हो, एग्जांपल में जुडिशरी में ऊपर वाले में सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी एंड एचसी। उसी तरीके से हम चल रहे हैं लेजिस्लेटिव में। लेजिस्लेचर होता क्या है? तो लेजिस्लेचर का मतलब मैंने बताया टू मेक द लॉ। तो अब ये दिखता कहां पे है? जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दिख गया, तो विधायिका कहां पे दिखेगी? तो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि एक बात बताइए, लेजिस्लेचर कहां दिखता है? तो उसका लिखना है आपको। लिखिए सबसे पहले, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेंटर। सेंटर के ग्राउंड पे आपको पार्लियामेंट दिखेगी, पार्लियामेंट ही तो कानून बनाती है। सेंटर, सेंटर, हाँ केंद्र, या ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे आपका क्या नाम आएगा सबसे पहले? तो पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं संसद। अगर मैं राज्य की बात करूं, क्या आप मुझे बता सकते हो राज्य में कौन कानून बनाता है? हाँ, ये तो केंद्र, जैसे केंद्र कानून बनाती है, सेंटर तो बनाती है, क्या राज्य भी बनाती है कानून? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, उसको स्टेट बनाती कैसे है? जैसे हमने बोला पार्लियामेंट के द्वारा
पूरा सरकार, भारत सरकार कानून बनाती है, लेकिन राज्य सरकार कानून कैसे बनाती है? लिखो, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट, जो आप लिखना चाहो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक एक चीज। मेरे बच्चे हो तो जाहिर सी बात है, एक एक चीज नहीं पता होगा तो मजा कैसे आएगा। लिख लिया? स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, मैं बता रहा हूं क्या क्या होता है। स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड लिख दो बस वहीं पे, स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी में तो जरूरत नहीं बताने की। हाँ, राज्य विधानमंडल वैसे बोलते हैं पर जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझो, मैंने अभी दो वर्ड यूज किया, एक पार्लियामेंट वर्ड यूज किया और एक तरफ मैंने यूज किया स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? जिस स्टेट स्टेट के लिए उस राज्य की, तो अगर मैंने पार्लियामेंट यूज किया तो पार्लियामेंट का मीनिंग ऐसे समझना, एक तरफ लोकसभा। एक मिनट, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में एक आती है लोकसभा, एक तरफ होती है राज्यसभा, ठीक है? अगर उसी तरीके से मैं स्टेट में कहूं कि बच्चा एक बात बताओ, स्टेट में क्या ऐसी कोई चीज दिखती है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं? तो पार्लियामेंट के इक्वल में है स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट में होता है, और केंद्र के लेवल पे कौन होता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और उसी तरीके से स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस एग्जैक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा राज्यसभा के इक्विवेलेंट पे क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या यहां तक चीजें याद है? समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर लोकसभा होगा सेंटर पे, तो स्टेट में कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल नहीं बोलोगे। और एक बात और बता दूं, काउंसिल केवल 6 स्टेट में है, बाकी कहीं नहीं है। पूरे भारत के केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। असेंबली हर जगह पे है, क्योंकि असेंबली मेन होता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में मेन क्या आपको लगता है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। उसी तरीके से असेंबली होती है मेन, काउंसिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कोई भी सरकार चाहे इसको बंद कर सकती है। बहुत सारे ऐसे रहे हैं, पहले वहां पे असेंबली काउंसिल था और बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, आप इस चीज को समझो कि पार्लियामेंट क्या होती है और स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, बाकी कुछ मत समझो। आगे ये सब आएगा जो मैं आर्टिकल 79, 152, 114 पढ़ाऊंगा, तो ये सब सोचना ही नहीं है, ठीक है? तो अब समझ आ गया स्टेट में क्या होता है। स्टेट में कानून कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे बोलना, ठीक है? और केंद्र में कौन बनाता है? चलो एक बात और यहीं से पूछता हूं, जैसे सेंटर में होता है प्रेसिडेंट, स्टेट में कौन होता है? एग्जैक्टली गवर्नर, ठीक है? जैसे सेंटर में होगा पीएम, तो यहां पे कौन होगा? सीएम। सेंटर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट है, तो स्टेट के लिए हाई कोर्ट। कुछ ऐसी चीजें समझ पा रहे हो? कंपेयर हो पा रहा है? ठीक है। कोई डाउट है? जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है एक ना, सुना है ऐसा है कुछ वर्ड्स? वैसे स्टेट के लिए भी होता है सॉलिसिटर। सीएजी का नाम सुना है? सीएजी नहीं सुना? सीएजी का मतलब होता है जो सरकार का जो बजट होता है उसका रिव्यू, जांच करती है। आर्टिकल 148 में आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ काम का नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, क्या ये दोनों चीजें समझ आ गई आपको? सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव। अब एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर ले, इसका काम क्या है? देखो, चेक कौन करता है? जुडिशरी करता है, मैंने पहले बता दिया। टू इम्प्लीमेंट्स द लॉ, टू इम्प्लीमेंट्स द लॉ, ठीक है? अब मुझे ये बता दो, ये दिखता कहां पे है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कहां दिखती है? एग्जीक्यूटिव हमें दिखता कहां पे है? आपको मैंने बोल दिया कि अगर लेजिस्लेचर है, तो आपने मुझे बता दिया सर पार्लियामेंट है, हम उसको देख सकते हैं। जुडिशरी के बारे में कहा तो आपने कहा सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, देख सकते हैं। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के बारे में बता दो, एग्जीक्यूटिव कहां पे देखने को मिलता है? एग्जैक्टली पुलिस, सिविल सर्वेंट और कैबिनेट मंत्री जितने होते हैं। कैबिनेट मंत्री जितने हैं वो होते हैं टेम्पोररी रूप से, और जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये भी तो कानून को लागू करवाते हैं, पुलिस भी तो प्रशासन लागू करवाती है। ये सारी जो चीजें होती है ये परमानेंट होते हैं। तो मन में याद रखोगे इस चीज को लेकर के, ठीक है? प्रेसिडेंट की बात कर लो या प्रधान पीएम की बात कर लो या कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये टेम्पोररी है।
सिविल सर्वेंट जो केंद्रीय सचिवालय में काम करते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीएट बोलते हैं, वो परमानेंट होते हैं। बस ऐसे। के दो टाइप, एक परमानेंट और एक हो गया टेम्पोररी। परमानेंट एंड टेम्पोररी। परमानेंट में आएंगे सेंट्रल सेक्रेटरीएट, जिसके अंतर्गत सिविल सर्वेंट लिख सकते हो बस। सिविल सर्वेंट। आईएएस अफसर भी तो कानून लागू करवाते हैं, लेकिन वो परमानेंट होते हैं। क्या हटते हैं वो? नहीं। उनका 5 साल का टेन्योर नहीं होता। रिटायरमेंट तभी लेंगे जब उनका एज पूरा होगा। ठीक है। लेकिन जो टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी में कैबिनेट, कैबिनेट का बच्चा सिंपल सा मीनिंग है, कैबिनेट के अंतर्गत में 5 साल का टेन्योर होता है, या फिर सरकार गिरते ही ये गायब। ठीक है। सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जब आती है सरकार कोई, वहां पे पता है प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर? भारत में कितना प्रेसिडेंट का टेन्योर? हाँ, 5 साल। अमेरिका में 4 साल। भारत में एक राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? अनलिमिटेड बार। जितनी बार वो जीतेगा चुनाव लड़ सकता है। और अमेरिका में केवल 2 बार। अमेरिका में खास बात यह है कि जैसे जैसे अपने यहाँ आईएएस ऑफिसर होते हैं, एक बार बन गए तो ये परमानेंट रहेंगे। लेकिन वहां पे आईएएस अफसर केवल 4 साल के लिए आते हैं। जब कोई सरकार आती है, नहीं नहीं, सरकार चुनती है। अपने साथ 1400 लोगों की टीम लेके आएगी और सरकार जाएगी, अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके जाएगी। डन है। चलो, तो ये तीनों बातें दिख गई बच्चा, अब कोई डाउट नहीं है। अब चलते डिवीजन ऑफ पावर में। डिवीजन ऑफ पावर का जो है, वर्टिकल लाइन में होता है। सबसे पहले आएगा सेंटर। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? स्टेट। इसके बाद क्या आएगा? कौन करेक्ट लिस्ट। कौन करेक्ट लिस्ट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो सेंटर लिस्ट में ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, उस पे कानून बनाने का राइट्स केवल सेंटर को होगा। ऐसा भी कोई सब्जेक्ट जिसपे कानून सिर्फ सेंटर बनाए, वो सेंटर लिस्ट कहलाती है। ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसपे कानून सिर्फ कौन बनाए, उसको क्या कहेंगे? स्टेट लिस्ट। ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसपे कानून स्टेट एंड सेंटर दोनों बनाए, उसको क्या कहेंगे? ऑन करेक्ट लिस्ट। अब एक जानने वाली बात है, थोड़ा सा ये लिखो फिर समझना। जैसे पहले जब संविधान लागू हुआ अपने भारत में, सेंटर के 97 केवल सब्जेक्ट थे, अभी 100 है। ठीक है। जब संविधान अपने यहां लागू हुआ उस समय 66 लिस्ट है स्टेट के, अभी 61 है। और अगर कॉन्करेक्ट की बात करोगे तो पहले 47 थे और अभी 52 है। ये पूछता है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में आपके आया हुआ था कि अभी करंट में स्टेट लिस्ट कितने हैं, या ओरिजिनल जब ओरिजिनल रूप से संविधान में सेंटर स्टेट के कितने सब्जेक्ट थे? 66। तो इस तरीके से समझ आ गया। अब एक चीज यहां से समझो, शक्तियों को डिवीजन का मतलब होता है कि स्टेट के पास ये लिस्ट ऐसे हैं, इसमें इसका इंटरफेयर नहीं होगा कि बांट दिया है। जैसे घर में होता है कि मम्मी खाना ही बनाएगी, पापा नहीं बनाएंगे। लेकिन ये इमरजेंसी का केस आता है, क्या पापा खाना नहीं बनाते? बनाते हैं। तो स्टेट का मतलब ये मत समझना कि स्टेट के सारे सब्जेक्ट पे कानून सिर्फ स्टेट बना सकती है। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार के अलावा भी केंद्र भी बना सकती है, सेंटर गवर्नमेंट भी। और कब आएगा? जब आर्टिकल 251, 52, 53, 54 पढ़ाऊंगा, वो आगे पढ़ना है। जब मैं आपको स्टेट और सेंटर का रिलेशन पढ़ाऊंगा, तो 3 प्रकार के रिलेशन पढ़ोगे वहां पे। फाइनेंशियल रिलेशन क्या हो सकता है, प्रशासन के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा हो सकता है, और एक पॉलिटिकल। तो अभी उसके बारे में टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ बैकग्राउंड को समझो कि ये रिजिड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इस पे अगर लिखा हुआ है सर कानून अगर यही लिखा हुआ है तो यही बनाएगी, नहीं, कोई और भी बना सकता है। अच्छा, कॉन्करेक्ट में अगर दोनों में लड़ाई हो जाए बच्चा, तो किसका हॉबी होगा? सेंटर का। क्लियर रहेगा? तो यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर में अगर मैं आपसे कहूं सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी का क्या काम है, तो क्या बताओगे बच्चा? टू चेक द लॉ। ठीक है। और हिंदी भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको, क्योंकि वहां पे ऑप्शन चलेगा और आपको समझ कितना आता है ये मैटर करता है। और क्या काम है? चलो एक एक लाइन लिखा हुआ देखो उसको। पहला लाइन क्या है? टू जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय करना। कैसे न्याय करती है ये? हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। और दूसरा लाइन क्या है बच्चा? हाँ, चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है? सबको बताना कि ये तुम्हारा दायरा यही है। अच्छा एक बात और, हाँ, जिससे बैलेंस रहे। सेपरेशन ऑफ पावर में एक लाइन लिख लेना, कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में है, भारत में नहीं है।
भारत में ओवरलैप कर रहा है। देखो जुडिशरी का काम क्या था यहाँ पे? न्याय करना। ये सबको बता भी रहा है, भैया तुम कानून ऐसे क्यों बना रहे हो, ये क्यों करो? जबकि इसका मेन काम था न्याय दिलाने का। पर ये ऐसा नहीं कर रही है, सबको टोक-पीट भी रही है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सारी पावर अलग है, सबके अलग-अलग काम है। ये सिर्फ यही दायरा है, यही करेगा। हॉस्पिटल में जाओगे, अगर ओपीडी सेक्शन में जाओगे, जो लिखने पर्ची काटने वाले का काम सिर्फ पर्ची काटने का रहेगा, अमेरिका में। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट एड का सुविधा भी दे देगा। भारत में एक ही आदमी शक्तिमान बन जाता है। उसका भाई भी बन जाता है। ऐसा कई सारे केसेस आए हैं कि आपके घर में कोई एक डॉक्टर है और उसके साथ रहते थे, तो सपोज़ करो आपका भाई डॉक्टर है, गया था हॉस्पिटल, वहाँ पे बढ़िया से रहते थे, उनके साथ एक कोई कंपाउंडर था, जो काम वहाँ सीखने गया था, गाँव में आते ही बहुत बढ़िया हॉस्पिटल खोल लेता है। और क्या लिखता है? वहाँ पे नीचे कोष्ठक भी लिखता है कि हम यहाँ से काम करके आए हैं, ये स्पेशलिस्ट है हम। अब सोचो, अब जैसे मैं कहूँ कि मैं गया हुआ था मतलब मैं प्यून था डीयू में और वहाँ पे प्यून का काम करके आया और यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊँ, मैं बोलूँ मेरी डिग्री क्या है? डीयू में प्यून हूँ मैं। तो ये कोई डिग्री होगी? तो आजकल तो इंडिया में झोला छाप की चीज़ें बच्चा तो चल ही रही है। अच्छा अभी बताओ सरकार कौन-सी अच्छी लगती है? मतलब किस सरकार को सपोर्ट करते हो? बीजेपी क्या नाम है? काकरोच जनता पार्टी, व्हाई? अच्छा पेपर लीक अगर होता है बच्चे एक बात बताओ इसमें किसका योगदान होता है? नहीं नहीं मतलब तो अगर पेपर कहीं पे लीक हो रहा है तो कैसे होता है पेपर लीक? इसमें क्या सरकार का सच में गलती होती है? ठीक है। तो किससे खरीदते हैं? क्या डायरेक्ट मोदी सरकार से खरीदते हैं? आप सोचो इस चीज को सोचो मतलब मैं आपसे खुल के बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो आपने बोला सीजेपी अच्छी लगती है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई सरकार सबसे अच्छी है तो आप इसको डिसाइड कैसे करोगे? अभी तक जो आपने देखा कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, फिर जनता दल की सरकार आ चुकी है और अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है। तो अगर मैं कहूँ कौन सी सरकार सबसे अच्छी है, तो आप क्या बताओगे? आपके नज़र में सबसे अच्छी सरकार कौन? ये मेरा क्वेश्चन है। बताइए। आपकी नज़र में सबसे अच्छी सरकार कौन? यस बताइए। हाँ बच्चा, बीजेपी भी ठीक है। नहीं, मैं कोई सरकार की बात ये कर रहा हूँ मतलब आप पहचानोगे कैसे? जैसे आप बड़े हो रहे हो, मतलब जो डेवलपमेंट कर दे, वो सबसे अच्छी सरकार है। चाइना में सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो क्या सबसे अच्छी सरकार है वो? वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है। वहाँ आपके राइट्स तो है ही नहीं। सोशल मीडिया भी अभी यूज़ नहीं। तो द पॉइंट इज़ द सबसे अच्छी सरकार कौन? आशीष चलो बताओ। बताओ। नहीं किसी भी मतलब आप कहीं भी चले जाओ और मैं आपसे कहूँ सबसे अच्छी सरकार कौन? एक ही लाइन में इसका आंसर है। क्या जो 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 भी बता सकते हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसे पहचानोगे? ये अच्छी सरकार है। तेज तेज ही नाम था ना बच्चा? नमो सॉरी तेजस भी चला था ना तो नमो बताओ नहीं पता? देखो एक सिंपल सा मीनिंग है सरकार किसी की भी हो जो सिटीजन को मैक्सिमम राइट्स दे वही है सबसे अच्छी सरकार। जहां पे आपके राइट्स कम होते जाएं सिकुड़ते जाए संकुचित होते जाएं वहां पे आप सबसे बुरी सरकार। इन द केस ऑफ हम चलते पुराने समय। हाँ मोनार्क लगने लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल। राइट टू इंफॉर्मेशन का नाम सुना है? आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो आरटीआई दायरा में हो करके कि भैया एक बात बताओ तुमने ये पॉलिसी लाई तो क्या इसका चल क्या रहा है? तुमने स्कीम लाई है क्या क्या चीजें चल रही है? तो ये लाई कौन है? आरटीआई पता है आपको? कौन सी सरकार ने? मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने। इसने पहली बार बोला कि सरकार जो भी काम करती है आप डायरेक्ट जनता लोग पूछो पूछो हम आपको आरटीआई के थ्रू बताएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं इतना पैसा खर्च हुआ है यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स हुआ है। तो अभी हाल ही में मोदी जी का पीएम फंड केयर सुना है ना? पीएम फंड केयर 2020 में कोरोना काल में बन गया
और बनने के बाद क्या हुआ, वहां पे लोगों ने पैसा दिया, जनता ने, जैसे आपने पैसा दिया, और आपने पैसा खूब दिया, लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे। और अभी हाल में करीब 6 महीने पहले तो एक बिल पेश हुआ, और लोकसभा में बिल पेश होने के बाद पूछा गया पीएम फंड केयर का पैसा कहां पे गया, कहां पे आपने खर्च किया। तो बीजेपी ने बोला ऑफिशियल रूप से, ये मेरी खुद की पर्सनल पैसा है, किसी सरकार ने, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, इसलिए ये आरटीआई के दायरे से बाहर आती है। तो आप बताओ ये सही है गलत है? जो मैंने पूछा, बीजेपी ने बोला ये मेरा खुद का पैसा है, मैं इस पे जवाबदेहिता नहीं दूंगा, मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं दूंगा कि मैंने कहां पैसा खर्च किया। गलत है ना? क्योंकि एग्जैक्टली तो अब आप बताओ बीजेपी अच्छी या बुरी? पहली चीज, चलो बीजेपी के बारे में ना बात करें, किसी भी सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आपने देखा कि राहुल गांधी ने कुछ सबूत पेश किए कि हाउस नंबर 0 से 100 वोटर्स, ये छोटा सा घर है, इस घर में से अगर ये छोटा सा 5x5 का घर है, क्या यहाँ से 200 वोटर्स निकल सकते हैं? पॉसिबल है? कोई शराब की दुकान है, वहां से 200 लोग निकल सकते हैं? तो ऐसे राहुल गांधी ने बहुत सारे पेश किए, ठीक है, और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन 2019 में एक बिल आया, उस बिल में यह कहा गया आज के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जितने भी इलेक्शन का डेटा है 45 दिन तक अपने पास रखेगी, फिर क्या कर देगी, इरेज कर देगी। और अगर आप उससे पूछोगे, बोलेगी सॉरी, ये हमारी बहन और बेटियों का एमएस है, मैं नहीं दे सकता। अभी राहुल गांधी ने पूछा कि हमें यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक करना है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, उन्होंने बोला आई एम सॉरी, मैं अपनी माताओं बहनों का पिक्चर्स कैसे शेयर कर सकता? एक बात बताओ, अगर आप 45 दिन के बाद डिलीट भी कर दोगे और यहाँ पे आप बताओगे भी नहीं, तो सरकार अच्छी या बुरी? पूछ लो। अब इतना एचपी करवाने के लिए बहुत है ना, हृदय परिवर्तन हो गया आपका। ठीक है, चलो अब बच्चा, जो मैंने जितना पढ़ा है उतना बताओ, कोई डाउट है या नहीं है, फिर आगे चलूं आपको लेकर। देख लो। ठीक है, हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपनी रूल। ऐसे बांट लो, हमारा जो हेडिंग होगा सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, लिख लिया उतना बच्चा? हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। आपको ये लिखना है बच्चा, बाकी इधर वाला तो लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने 1784 का हम फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट आएगा, जो हर 20 साल बाद आएगा। अगर पहला चार्टर एक्ट में कर रहा हूं 1793 में आ रहा है, तो हर 20 साल बाद आना है। दूसरा कब आएगा? हर 20 साल बाद आना है। पहला 1793 में आया, और तीसरा, चौथा, ये हमारा सिलेबस है, पहले इतना चीज आप लिख लो। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स, पिट्स एक पीएम का नाम है जो ब्रिटेन का था, उसके नाम से एक एक्ट आएगा, वही पिट्स है। और चार्टर एक्ट है मतलब राजा का आज्ञा। चार्टर का मीनिंग होता है राजा का आज्ञा, जो हर 20 साल बाद आया है। सबसे पहला चार्टर एक्ट आया है 1793 में, इसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। डन है? मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाता हूं, फिर पहले एक्ट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो। सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीज बताया था, उस दिन आपने मुझे आंसर भी दिया था। बच्चा मुझे एक बात बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने यहां जड़ थी मेन, इसका जन्म कब हुआ? सोचो सोचो सोचो। जन्म, जन्म, ये पहली बार ये बनेगी 1600 में। इसको परमिशन किसने दिया है? क्या बात है, तैयार है, बताता हूं मैं आपको।
मैं आपको ऐसे इरा से समझाऊंगा और एक एक चीज आप समझते जाओ। आशीष बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज बना रहा हूँ, सपोज करो ये, ठीक है, अब इसको कलर, इसके अंदर कलर देना है तो कलर कैसे देते हैं? कौन सा ऑप्शन? ये, और इससे कुछ और कलर हो रहा है। मैंने एक टीचर को देखा था, ये इसके अंदर भी कलर दे देता है। हाँ, बॉक्स के अंदर। मिल गया, मिल गया। और इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ कोई चीज तो बड़ा मजा आता है दिखने में। देखो ये प्यारा लग रहा है ना? ठीक है, ये कल मेरा नया एक्सपेरिमेंट था। चलो, सबसे पहले बात करेंगे 1600 के, ठीक है। 1600 में क्या होगा बच्चा? स्पेशलिस्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। यहां से कोई परमिशन देगा, परमिशन कौन देगा? क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ, है ना। अब इसके बाद अगली कहानी क्या आएगी? 1608 में ये इंडिया आएगा। तो इस समय मैंने एक चीज बताई थी, उस समय राजा कौन था, रूलर? जहांगीर। आर यू श्योर? ठीक है, जहांगीर, ठीक है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो कौन रूलर था? क्या बात है, अकबर का कार्यकाल बता सकते हो? 1605 पे खत्म, 1556 शायद है, 1556 से उसने रूल किया है, 1605 तक इंडिया में। क्योंकि 1556 में किसकी कहानी खत्म होगी? हुमायूं था। बाबर, बाबर बाद हुमायूं ही तो आएगा। और जहांगीर कौन है उसका? और जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां आएगा। अरे श्योर। और शाहजहां के बाद कौन आएगा? सबसे लास्ट कौन है इसका, मुगल काल का सबसे लास्ट? औरंगजेब है, या फिर जो 1857 में क्रांति में जो भाग लिया था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लास्ट रूरल थे। ठीक है, डन है, चलो। तो 1608 हो गया। इसके बाद मैंने एक चीज और पढ़ाई थी बच्चा, 1611 क्या हुआ था? आर यू श्योर? सोचो, परमानेंट था या टेम्पोररी था? ठीक है, यहां पे इसके बाद एक कहानी और बताई थी, 1613। 1613 में क्या हुआ था? परमानेंट हो गया था। तो मतलब आपको याद है। इसके आगे चलते हैं, 1756 में क्या हुआ था? ब्लैक होल ट्रेजेडी। लिख लो, लिख लो, जो ना समझ आए लिखते जाओ। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी समझाने के लिए कि अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ कैसे है। एक एक डेट आपको पता है, उसके बारे में भी पता है। यहाँ पे टेम्पररी है, यहाँ पे परमानेंट हो गया कंपनी, और फिर 1756 की कहानी आ गई। ठीक है, आगे चलो। 1756 में क्या हुआ था, किसने मारा था? सिराजुद्दौला ने मारा था। किसको मारा था? विलियम फोर्ट, एक प्लेस था, उसके अंदर 100 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया, कलकत्ता में। विलियम फोर्ट नाम है उस किले का। ब्लैक होल है ट्रेजेडी। ब्लैक डे कब मनाते हैं बच्चा? 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को क्या है आशीष? 13 फरवरी को क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे। 13 तारीख को, मैं जो स्टैटिक जीके पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे याद कराता हूं कि 13 तारीख को आपने रेडियो पे अनाउंस किया और आपका 14 तारीख को कट गया, तो आपके लिए ब्लैक डे हो गया। 14 को है ब्लैक डे। ऐसे में पढ़ा, जैसे मुझे तो पूरा मंथ के याद है। जैसे बात करोगे कि 9 तारीख को गांधी जी भारत में आए थे, 9 जनवरी को, तो क्या कहते हैं, प्रवासी दिवस। 10 तारीख को उन्होंने कुछ युवाओं को साथ लेकर गए उनको हिंदी सिखाने के लिए, तो 10 तारीख को होता है हिंदी दिवस। 12 तारीख को युवाओं के साथ सम्मेलन किया गया, तो युवा दिवस। क्योंकि 15 तारीख को आर्मी में भर्ती करानी है, तो 15 जनवरी को आर्मी दिवस। इसके बाद उनको सौर दिवस मिला 23 को। ये लोग इतना अच्छा काम किए तो 23 को सौर दिवस मनाया गया। फिर इसके बाद 24 तारीख, 24 साल की लड़कियां लड़कियां नहीं रहती हैं, इसलिए 24 को मनाते हैं बालिका दिवस। मुझे पूरा ऐसे में पढ़ाता हूँ ट्रिक से कि क्लास में सब याद हो जाता है। लेकिन अब इस पे चलते हैं, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी का मजा लेते हैं। तो बच्चा यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक घटना और होगी,
1757 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है? बैटल ऑफ प्लासी, लिखो। बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्लाइव को आ गया था गुस्सा कि मेरे ऐसे कैसे इतने सैनिकों को कोई मार सकता है। तो यहां पे लड़ाई सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव की होगी, ठीक है? इसको लिख। पानी पियोगे आप लोग? प्यास लगे तो बता देना, कल से बॉटल लेके आना है, फिर यही बताऊंगा मैं। हम्म यहां से इनको क्या मिलेगा अंग्रेजों को? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पावर मिल जाएगी। हाँ हाँ, बीबीओ याद है, क्या बात है। ठीक है बच्चों, अब एक बात और करते हैं, क्लाइव के बारे में यही से समझ देते हैं। क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। नहीं, वो आगे आएगा, केवल बंगाल का है ना बच्चा। अभी तो बंगाल, अभी इंडिया के बारे में बात चलेगी 1833 में। अभी तक हम कहानी में बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी ये इरा कब का है? 17 का इरा है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, केवल गवर्नर वर्ड यूज करना है, ठीक है? ये एक चीज और बता दूं, लिख लोगे यहीं से ही? चलो लिख लो कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, आगे नहीं, उसका नाम वारेन हेस्टिंग है, याद है कुछ? वो पहला गवर्नर जनरल भी है बंगाल का, तो इसको भी लिख लो। क्या लिखोगे? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर, GOVER, गवर्नर ऑफ बंगाल लिखोगे, क्या नाम? क्लाइव ही, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है? विलियम, अरे सॉरी 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 सॉरी, वारेन हेस्टिंग है, सॉरी, वारेन हेस्टिंग पढ़ा रखा है। विलियम वो भारत का है, ठीक है? ये लिख लिया। और यहीं से एक चीज और पूछता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो क्या लिखोगे? यही वारेन हेस्टिंग ही लिखोगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं, यहां से लिख के देखो। अगर मैं बंगाल के बारे में बात करूं, बंगाल, तो यहां से दो चीजें आती हैं, या तो कोई पहला कौन बना होगा, या तो कोई लास्ट कौन होगा। लेकिन वनली बात हो रही गवर्नर की, ठीक है? तो यहां पे पहले पे बनेंगे क्लाइव जी, और लास्ट में बनेंगे वॉरेन हेस्टिंग, डन है? अगर यहीं से पूछेगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वॉरेन हेस्टिंग ही होगा। और यहीं से क्वेश्चन और बनता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, ये पूरे भारत का है। अभी तक हमने बंगाल के बारे में बात किया, अब ये पूरे भारत का आ गया, और ये भी आपका PYQ है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम, विलियम के स्पेलिंग लिखोगे WILLIAM, विलियम बेंटिक, पेन WE लिख लो, NTICK, पेंटिक, बस, क्लियर? एक क्वेश्चन और बनता है, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी लिख लो इसी वक्त, जैसे एक जगह लिखा रहे, कभी लाइफ में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? वायसराय, तो उसका नाम होगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग की स्पेलिंग वही होता है जैसे रनिंग में आप यू लगा देते हो, यहां पे ए लगा देना बस। कैनिंग, CANNING, CA, हाँ, लॉर्ड कैनिंग। और एक क्वेश्चन और इसमें लास्ट पूछता है, हु वाज द फर्स्ट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और ये आगे टर्म यूज होंगे, मैंने सोचा एक जगह लिखा दूंगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका नाम है लॉर्ड स्टैनली, 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 STANLEY, लॉर्ड स्टैनली। देख लिया बच्चा? अब इसको देख लो 15 सेकंड तक, फिर मैं पूछता हूं, फिर मुझे बताना। बंगाल के बारे में बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया, जब इंडिया में नए नए पोस्ट आए वो भी मैंने बता दिया। अब फिर हम आगे चलेंगे इसकी कहानी को लेकर।
क्लियर बच्चा? चलो बताओ मुझे एक बात, हु वाज द फर्स्ट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हाँ परफेक्ट है। चलो आपसे पूछता हूँ, कैनिंग कौन था बच्चा? ऑप्शन देता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या बंगाल या वायसराय? पक्का? तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? परफेक्ट। ऐसा कौन सा एक वार हुआ जहां से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राइट्स अंग्रेजों को मिल गए? परफेक्ट। क्लियर है? आगे चलता हूँ। प्लासी किसके किसके बीच हुआ था बच्चा? क्यों हुआ था प्लासी का युद्ध? हाँ। चलो अब चलते हैं 17। अब अगला कहानी है 1764। क्या हुआ है बच्चा इसमें? ये कौन सा वार है, कौन सा बैटल है? कुछ याद आ रहा है? बैटल ऑफ बक्सर। इससे एक नई चीज हुई, क्या हुई? कुछ और सोचो। इसके थ्रू एक 1765 में कुछ हुआ था, तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा। अरे आपकी क्लास लगी। इसको कहते हैं ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। भूल गए इलाहाबाद की संधि? इसके थ्रू रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम मिलता है पहली बार अंग्रेजों को। वही वाला कहानी समझा रहा हूं आपको, याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या कहानी थी। तो इसके द्वारा इसको कहेंगे इलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इसको लिख लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज लिख दूं कि इलाहाबाद चलेगा? ठीक है। इसके द्वारा इनको क्या मिला है? टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू, टैक्सेशन या रेवेन्यू। ठीक है। चलो क्लियर है? अब एक बात समझो, कोई एक अंग्रेज था यहाँ पे आया था रूल करने के लिए। तो पहली बार उसको भारत की जमीन किस वार से मिलेगा, किस बैटल से उसको भारत का लैंड मिल जाए? प्लासी। और किस वार से उसको रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम मिलेगा कि वो खुद से? अब इनका मन बढ़ चुका है। अब इसके द्वारा यह बात पता चलेगी कहां पे? अंग्रेजों को पता चलेगी। फिर अंग्रेज लोग वही सोचेंगे मैंने कंपनी भेजी थी केवल किसके लिए? मुनाफा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और वहां पे जाके पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है, रूल करने लगी है। तो इसीलिए ब्रिटिश हाँ वही वाला है, ये वही वाला है। तो इसके लिए ब्रिटेन से पहली बार वहां की पार्लियामेंट से एक एक्ट भारत के लिए आया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जिसका नाम होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। तो ये किसके लिए था? रूल करने के लिए आया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि एक बात बताओ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से तरफ से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा आया एक्ट? हाँ, और कंट्रोल करने के लिए तो भी यही बोलोगे। ठीक है। इसके थ्रू हुआ क्या है? कुछ याद आ रहा है? जब 1773 का एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके थ्रू क्या हुआ? सबसे पहला काम? नहीं, मैं बता रहा हूं। अभी तक क्या था? तीन नए क्षेत्र बताए थे। एक तरफ बताया था मैंने बॉम्बे, और एक तरफ मद्रास। वो बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा दूसरी चीज है, प्लासी में खत्म हो गया है। हाँ ये दूसरी चीज है। यहाँ पे पहला मैंने क्या, बंबई। दूसरा क्या है? मद्रास। और तीसरा क्या हुआ करता था? बंगाल। अभी तक ये तीनों अलग अलग हुआ करती थी। कहां तक? बिफोर 72, 1772 तक आप बोल सकते हो। यहां तक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसका गवर्नर एक अलग था, इसका गवर्नर अलग था, और इसका गवर्नर अलग था। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ बंगाल के बारे में पूछता है। तो अभी तक अलग था। तो जब 1773 का पहली बार एक्ट आया ना, इसके थ्रू समझना, पहली बार, इससे क्या समझ आ रहा है? चाहे आपका बंबई हो चाहे मद्रास हो, किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के।
और जो बंगाल का गवर्नर है इसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? हाँ। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? और हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? याद करो। अच्छा, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन है? हाँ। हाँ, क्या नाम है, कुछ याद आ रहा है आपको? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कल तक याद कर लेना अच्छे से, तो ये चीज समझ आ रही है। तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है? चलो, पहला तो ये हो गया। अब इनसे कहा गया अगर गवर्नर जनरल हम बना रहे हैं तो इनकी हेल्प करने के लिए काउंसिल भी बनाया गया, ठीक है। और उसमें 4 आदमी थे, तो मतलब टोटल इसके काउंसिल में इसको लेकर कितने आदमी हो गए? 5 हो गए, ठीक है। और गवर्नर जनरल से कहा गया अगर तुम कोई भी अगर रूल पास करोगे तो उसके लिए तुम्हें अपने काउंसिल में वोट के द्वारा कोई भी बिल पास करना पड़ेगा। लेकिन तुम वोट नहीं दे सकती हो, वोट तभी दोगे जब टाई अप हो जाएगा। तो अब सपोज करो कि कोई भी अगर कानून पास कराना है, हमारे पास सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो कानून पास कैसे हो सकता है? कोई कानून पास करने के लिए 3 लोग की जरूरत पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि अनफेयर सा नहीं हो रहा? अगर एक भी उसमें असहमत हो जाएगा तो भी कानून नहीं बन पाएगा। तो मतलब एक के अलावा सबको सहमत करना पड़ेगा। तो ये गवर्नर जनरल के लिए सबसे टफ काम था, ये तो अलग चीज थी, इसको अभी भूल जाओ आप। मैं आपको बस एग्जांपल समझा रहा हूं कि इसमें एक कमी है, ये इसको बस याद कर लेना, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू 1773 एक्ट के थ्रू पहली बार कलकत्ता में क्या स्थापना हुई है? याद करो। 1774 में इस एक्ट के थ्रू 1774 में एक नई चीज की स्थापना, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? याद करो। इलिजा इम्पे। याद है कुछ कि नहीं याद है? इम्पे। अब मैं बता रहा हूं क्या इस कहानी क्या है। अगर आपसे पूछेगा 1773 का जब एक्ट है, 1773 का एक्ट, इसकी खास बात क्या है, तो सबसे पहले बताओगे सर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इंडिया के लिए पहला कोई लॉ था जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। जब दूसरा मैं पूछूं सर दूसरी क्या खास बात है, तो आप कहोगे सर इसमें पहली बार बंगाल के अधीन कर दिया गया, किसको किसको? मद्रास और बॉम्बे को। मद्रास बॉम्बे के इनके अधीन करके कहा गया तुम्हें अगर कोई कानून बनाना है तो पहले परमिशन लोगे फिर बनाओगे, पर कानून बनाने की शक्ति नहीं छीनी गई है। ये दोनों जो छोटे छोटे हैं ये कानून अभी भी अपना बना सकते हैं, और आगे जब एक्ट पढ़ाऊंगा वहां पे आपको लगेगा कि कानून इनसे छीन लिया गया है। तो अभी तक याद करोगे कि 1773 में इनसे कानून बनाने की पावर नहीं छीनी गई है। और मैंने बोला इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल के काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 थे। और इस एक्ट के थ्रू और क्या चीज हुई है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस ईयर में हुई है? क्लियर है? और क्या हो सकता है, और क्या मैंने खास बात बताई? ये एक्ट आने के पीछे एक रीजन और भी था। हुआ क्या कि जब वहां के अंग्रेजों को बच्चा पता चला ना कि यार ये लोग बहुत मालामाल हो रहे हैं, तो चलो हम पैसा बढ़ाते हैं, इनसे लीज पे ज्यादा पैसा लेते हैं। तो इसने क्या किया पता है कि अरे हम तो गरीब होते जा रहे हैं, हमें लोन चाहिए, देखो ना हमारे पास पैसे नहीं है। तो वहां के पार्लियामेंट को लग गया कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इनको करप्शन से रोकने के लिए बोला गया आज से कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे। तो ये भी बात याद कर लो, याद रहेगा। रीजन क्या है गिफ्ट रोकने का? करप्शन। करप्शन किस चीज का? सारा टैक्स खुद ही रख लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं बेचते थे। वहां के कर्मचारी बहुत अमीर होते जा रहे थे और कंपनी सच में नीचे गिरती जा रही थी। तो इसीलिए रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट आया, और एक्ट आने के पीछे एक रीजन और भी था, जिससे हम क्या कर सके, पूरे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले सके। लेकिन हम एकाएक गर्दन किसी का पकड़ेंगे तो दिक्कत है। अब कंपनी को बताएंगे हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, हम थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं आगे, और आगे चल के इन फ्यूचर में क्या होगा कि हम तुम्हें बढ़िया से करके तुम्हें छोड़ देंगे, तुम आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी समझ आ गई पहला। इसमें कमी क्या दिख रही है? एक कमी तो मैंने बताई कि भैया, क्या कमी बताई थी? काउंसिल वाला, ये अपना खुद से का कोई राइट नहीं था। कोई कानून बनाना होता था तो कोई कानून के 3 लोग का खुश होना इंपॉर्टेंट है। अगर 4 में से 3 कैसे आप खुश कर सकते हो? तो इसमें ये दिक्कत थी। तो अब मुझे बताओ दूसरी क्या दिक्कत है? मैंने एक दिन तो समझाया है, मुझे याद है। तो सोचो, मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि क्लास में याद हो जाए। तो घर आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना हो, और पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत मजा, एसएससी के ना एक बार देखना जा करके, एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन
जो मैं आज पढ़ाया हूँ। और अगर पीवाईक्यू कहीं बुक होता तो मैं खुद दिखाता। बताओ बच्चा। दूसरी कमी ये है, आप भी अपने घर से आए हो, ये भी अपने घर से आए हो। एक का पावर पूरा कंपनी चला रही है, और एक का पावर है पूरा रूल बनाकर, और एक का पावर क्या है, तीसरा पावर मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास इतना पावर है, पूरा बंगाल के लोगों को टांग सकती है। तो अब इसने क्या किया कि जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था, कोई अगर वो दुराचार करता था, उसको भी उठा के टांग देता था। अब आप एक बात बताओ, दोनों अगर सुप्रीम है तो कोई मैं आपकी बात मानूंगा? अब यहाँ पे एक तरीके से पीएम है, और एक वहीं पे अगर प्रेसिडेंट मान लिया जाए, आपको नहीं लगता दोनों एक बराबर जैसे फील होता है? तो पीएम प्रेसिडेंट की बात क्यों मानेंगे? और प्रेसिडेंट को अगर संविधान में अगर बात नहीं लिखी हो, तो दोनों एक दूसरे को बराबर ही समझेंगे कि भाई तुम देश चला रहे हो तो हम संविधान के प्रमुख हैं, हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यही इनके बीच हुआ। चीफ जस्टिस समझते थे सबसे बड़ा मैं हूं, और सबसे बड़ा मैं हूं, तो इसीलिए इनका बना नहीं। तो जस्ट इसीलिए इसका एक अगला एक्ट आएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, बस इसी कमी को दूर करने के लिए। जो इनकी कमियां थी, क्या कमियां थी? इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, लिख लो बच्चा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट में है क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसमें सिंपल सी एक चीज ये समझो कि जो गवर्नर जनरल था और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, इनके बीच को दूरियों को कम किया गया, और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज गवर्नर जनरल की काउंसिल, इसके एम्प्लॉय, इसके दायरे में नहीं आती है। अगर इनको कुछ भी इनके खिलाफ कानून बनाना है या लागू करवाना है, जांच करनी है, तो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का काम है केवल बंगाल के लोगों के लिए, कलकत्ता के लोगों के लिए न्याय स्थापित करना। तो ये केवल इंडियन पीपल के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। ये बता के खत्म कर दिया। और इनको ये भी बताया गया, अभी तक क्या करते थे ये, यहाँ पे कोई कानून जब बनाते थे तो ये नहीं देखते थे आप हिंदू या मुस्लिम हो। अब ये पहली बार ये सबके लॉ के हिसाब से कानून बनाएंगे, अपना नहीं मनमाना करेंगे। 1773 में जब आए थे, ये अपनी मनमानी करते थे, इनको भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। और जब भारत के बारे में नहीं पता था, तो वहां के जो क्रिश्चियन रूल थे यहाँ पे लागू करने की कोशिश करते थे। तो इसमें पहली बार करेंगे कि नहीं, जो हिंदू है हिंदू के हिसाब से, मुस्लिम है मुस्लिम के हिसाब से ट्रीट करो। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो 1778 का 1 का एक्ट क्यों आया बच्चा? हाँ, 81 का सेटलमेंट्स। इनमें क्यों सेटलमेंट, क्या दिक्कत क्या आ रही थी? पावरफुल गवर्नर जनरल और किसके बीच, चीफ जस्टिस के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। एग्जैक्ट ये आपका पीवाईक्यू है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, तो आप यही बोलोगे सर, चीफ जस्टिस वर्सेस जो गवर्नर जनरल है, इनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। मैं ये कहूं कि भारत में सबसे पहला ऐसा कौन सा एक्ट है जिसे कंपनी को कंट्रोल किया, तो क्या बताओगे? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या, मुझे कोई तीन खास बात बता सकते हो? तीन तीन प्रोविजन बता दो, उससे क्या क्या प्रोविजन हुए, मेन प्रोविजन। टैक्स का मैंने कुछ बोला? अभी तक टैक्स की बात की है मैंने, तो टैक्स क्यों कह रहे हो आप? इलाहाबाद में तो बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू क्या हुआ था? बच्चा कंफ्यूज हो रहे हो? एक बार देखो, जो मैंने अभी पढ़ाया सिर्फ एक्ट से देखो, मैं आपसे पूछूंगा, मतलब वहां से 1757 से देखो, बैटल ऑफ प्लासी से। अब बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ, दो बातें हो गई। मुझे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बताओ, मैं तो कहानी जो बताया दूसरी चीज है। दो बातें आपकी भी रिविलेंट है। पहला बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है, दूसरा बोला गिफ्ट बंद हो गया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें आप बताइए। गवर्नर जनरल का पोस्ट नया बनाया गया, और सबसे सुप्रीम अब कौन हो गया है? बंगाल। बंगाल के नीचे कौन काम करेगा? 15, याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कहानी अलग है, लेकिन ये सोचो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज है। चलो एक बात और मुझे बता दो,
जैसे भारत सरकार केंद्र के लिए है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो मुझे बताओगे आप बच्चा कि कानून बनाएगा स्टेट में कौन? कंफ्यूज क्यों हो रहे? लेजी लॉ, लेजी लॉ, तो कानून। जुडिशरी जज, तो जज चेक एंड बैलेंस वाला काम, ठीक है। चलो एक बात बताओ, लोकसभा के इक्विवेलेंट में स्टेट में कौन है? हाँ, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहली बार है ना। एक होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक तरफ होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर यू श्योर? भारत में ऐसा कितना प्लेस है जहां पे असेंबली है, मतलब परफेक्ट। और काउंसिल? ठीक है। तो काउंसिल के बारे में मैं आज आपको 3 सीट बताऊंगा कहां कहां पे है। बंगाल, सॉरी, यूपी बिहार के लोग जाते हैं कमाने मुंबई, तो ये 3 प्लेस याद कर लो अभी के। यूपी में एक जगह है, एक बिहार में है, और एक मुंबई में है, महाराष्ट्र। तो ऐसे करना कि सर जो बिहार के लोग होते हैं और जो यूपी के लोग होते हैं कमाने के लिए मुंबई जाते हैं। आज आधा खिलाऊंगा, आधा कल खिलाऊंगा, ठीक है, इससे याद हो जाए। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं इसके आगे कौन सा एक्ट था, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ, 84 का पिट्स, उसको पिट्स कहते हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया बच्चा? पिट्स कौन है? मैंने कुछ बताया था, पिट्स कौन हो सकता है? अगर किसी के नाम से आ रहा है पिट्स, तो पिट्स होगा कौन? पीएम ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली, ब्रिटेन होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, अभी तक आपने देखा कंपनी यहाँ पे आ रही थी, गवर्नर जनरल अपना जो मनाए वो करता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो एक बात समझना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इस कंपनी के मालिक एक हुआ करते थे, सीओडी, इसके मालिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मालिक। सीओडी का फुल फॉर्म है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, याद रखोगे। इसमें टोटल 24 मेंबर्स थे। इनका मेन काम क्या था कि कंपनी को रेगुलेट करना, गवर्नर जनरल को भारत में भेजना, और इसके अलावा जो प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें होती है सब कुछ यही देखते थे। व्यापार भी देखते थे और प्रशासन भी देखते थे। कौन? सीओडी। सीओडी का मतलब क्या है? और ये है कौन कंपनी के? कितने मेंबर्स हो टोटल? अब यहां पे सबसे जरूरी बात समझो, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया है, पिट्स इंडिया एक्ट जब आया है, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। अब यहीं से एक नया चेंज आएगा। कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ था सीओडी, तो था पहले से, ठीक है। ये कंपनी के कौन है? मालिक है। काम क्या है इनका? कंपनी को सब कुछ देखते थे। गवर्नर जनरल कौन भेजेगा यही डिसाइड करते थे। लेकिन पहली बार कंपनी के कार्यों को बांटा गया और एक नई बॉडी बनाएगी जिसका नाम है बीओसी। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लिख लो, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एग्जैक्टली। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। अगर मैं आपसे ये कहूं कंपनी में पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट कब आई, तो क्या बताओगे? ड्यूल गवर्नमेंट मतलब दोहरी सरकार, 1784, ये वर्ड याद रखोगे तो ये लिख लो, ड्यूल गवर्नमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी में एक्ट में सब लिखना है ना, मिक्सअप नहीं होना चाहिए बच्चे, ध्यान रखना। डायरकी लिख लो, चाहे डायरकी, डायरकी मतलब समझते हो? दोहरा शासन, डायरकी, हाँ, जिसको ड्यूल गवर्नमेंट कहते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट, द्वैध शासन, सब कुछ 1784 में हो रहा है। अब समझो सीओडी जो था नई, ये बॉडी का काम था सब कुछ देखना। अब यहां से बोला जाएगा भैया तुम केवल कॉमर्शियल देखो, कॉमर्शियल, सीओडी को, तुम कंपनी के मालिक हो ना, तो तुम केवल कॉमर्शियल प्रॉफिट एंड लॉस देखो अपना, और तुम आराम से कंपनी का व्यापार संभालो, तुम्हें प्रशासन नहीं देखना है। गवर्नर जनरल कौन जाएगा हम डिसाइड करेंगे। तो अब इसे बीओसी जो है, बीओसी में टोटल 6 मेंबर हैं, और 6 मेंबर में 4 क्या है ये आगे बताऊंगा। पहले यहां से सिर्फ इतना जानो कि बीओसी में टोटल 6 मेंबर्स हैं, और ये अब से कंपनी का पॉलिटिकल राइट्स इनको मिल गया। कंपनी प्रशासन कैसे करेगी, गवर्नर जनरल कैसे, अब ये पॉलिटिकल वर्क ये देखेंगे। क्लियर है? व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? बीओसी कौन देखे? बीओसी में कौन कौन है? हाँ, 6 मेंबर है।
और 6 में 4 मेंबर्स प्रिवी काउंसिल के हैं। प्रिवी काउंसिल का मतलब होता है जो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ सचिवालय में लोग होते हैं, तो पॉलिसी बनाने में जो लोग हेल्प कराते हैं, वैसे प्रिवी काउंसिल के 4 मेंबर सबसे योग्य व्यक्ति हैं। और एक होगा वित्त मंत्री, अभी लिखा हुआ है पीडीएफ में, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे समझो ये इतने निपुण हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि कंपनी को धीरे धीरे अब क्या किया जा रहा है, वहां पे रेगुलेट करने का काम था। अब यहाँ का मेन वर्ड है टू कंट्रोल। अब यहां से कंट्रोल। अभी तक आपने देखा सारा काम आराम से सीओडी देखती थी, और यहां पहली बार होगा बीओसी का गठन करके कहा गया नहीं भैया, बीओसी के अलावा अब बीओसी भी आ गई सीओडी के अलावा, जो कंपनी का पॉलिटिकल थॉट्स डिसाइड करेगी। अगर कंपनी में जब ये चाहे छापा मार करके इसका सारा डेटा देख सकती है, एनालिसिस कर सकती है, कंपनी में कोई गबन है तो जांच कर सकती है, बजट पे बात कर सकती है, और कंपनी को बोला गया कि तुम हर एक चीज का डेटा बना के रखोगे। ये सारी चीजें लिखा हुआ है पीडीएफ में, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं पहली बार कंपनी में डायरकी कब आई, तो क्या बताओगे? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और अगर मैं आपसे ये कहूं पिट्स कौन था? एग्जैक्टली अगर मैं ये कहूं कि कंपनी में जो सीओडी था, सीओडी का काम क्या था, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कंपनी के पॉलिटिकल थॉट्स कौन देखता था, क्या बताओगे? पीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल। अब यहां तक चीजें क्लियर है? अब मुझे बताओ यहां तक कोई ऐसी बात बच्चा जो ना समझ आए? सारी बातें समझ आ रही है? कुछ ऐसा जो मजा ना आ रहा हो, इंटरेस्टिंग आ रहा है कि बोरिंग सा फील हो रहा है? और कुछ यहाँ तक पहले एक बार देखो, पीछे से आगे तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ बच्चा बताओ, कोई डाउट आगे से पीछे तक? तो आज को क्लास यहीं तक रखूं? 1 घंटे 15 मिनट लगभग पढ़ा दिया, वैसे 2 घंटे पढ़ाना था आज। और मुझे लगता है कि अभी और भी क्वेश्चन होंगे आपके, कुछ हैं तो बताओ। पीवाईक्यू सॉल्व करके आओगे तब क्वेश्चन, तब मजा आएगा एक दूसरे के साथ डिबेट करने में। लेकिन आज मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। अगर आप देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, फिर 16 से स्टार्ट किया, और अभी तक कहानी कहाँ लेके आ गया हूँ 1784 तक। इसमें बहुत सारे हैं, 1600 है, 1608 है, इसके अलावा 11 है, 13 है, 1756 है, 1757 है, 1764 है, 1765 है, 1773 है, और 1781 है, और 1784 है। तो अब मुझे बताओ बच्चा, आज की क्लास कैसी रही? मजा आया? तो एंजॉय करो, कल मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पीडीएफ, हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ के लिए मैं सर से बोल